बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, ऐसे हंसने का कोई दिल नहीं कर रहा। आज का दिन कोई अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। 137 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है। इस वीक में सबसे बड़ा जो जंप है ना, वो है ये पेट्रोल की महंगाई। डीज़ल 184 रुपये हो गया है। क्या करेंगे? अच्छा, हमें पता है, समझते हैं जंग लगी हुई है, हम गवर्नमेंट की मजबूरियां भी समझते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ नहीं समझा, मगर इतना बड़ा जो ये बोझ है ना, ये आवाम के ऊपर जो डाला जा रहा है, ये इतना गलत है। ठीक है, लेवी की सूरत में आप जितना पैसा ले रहे हैं, आप वो कम क्यों नहीं कर देते? जितना अरसा जंग चल रही है, आप थोड़ा सा ज़रा सा वो कम कर दें। जो गरीब बंदा है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा रहम कर लें। अंदाज़ा लगाएं 418, कैसे होगा? 458 रुपये लीटर कैसे डलवाएगा? एक गरीब बंदे के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है, कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अफोर्ड आप सबसे मैं यही कहूँगी कि सब्र थोड़ा सा कीजिए, इसलिए भी क्योंकि अभी हंगामी हालत है ये। तो देखा जाए तो पेट्रोल के हिसाब से टैक्सेस की सूरत में अगर इसको कम कर सकते हैं, लेवी की सूरत में अगर आप जो ले रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप कम कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको करें। इंटरनेशनल मार्केट जो है ना, उसमें कीमतें बड़ी हैं, ठीक है, मगर उसके बावजूद थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आम आवाम को सोचें, गरीब आदमी का सोचें, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसके ऊपर नज़रसानी करें। पूरे जहान में ये मसला है अभी, इट्स नॉट नाइस। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। प्रोसीजर्स जो स्किन के हवाले से होती है ना, उनके ऊपर हम ज़रा नज़रसानी करवाएंगे। हमारे पास प्लास्टिक सर्जन मौजूद हैं, क्योंकि जो कॉमन प्लास्टिक सर्जरीज़ कुछ ऐसी हैं जो कि लोग करवाना चाहते हैं, या कोई ऐसे इश्यूज़ या फिर उनको कोई स्किन इश्यूज़ हैं, तो बट ट्रेंड को भी हम देखना चाहेंगे। जो ये ट्रेंड हर कोई फॉलो कर रहा होता है ना, कि इसने ये करा लिया, इसने स्किन खिंचवा ली, इसने टाइट करवा ली, इसने अपनी स्किन को, हम यही देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं अपने मुंह को बिल्कुल चेंज करा लेते हैं, और वो इतना डिज़ास्टर, इतना बुरा चेंज है, कोई पॉजिटिव चेंज नहीं है, वो बुरा लगता है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद तो इंसान को मज़ीद यंग हो जाना चाहिए, खूबसूरत हो जाना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए, फीचर्स इन्हांस हो जाने चाहिए, मगर यहाँ पर तो डिज़ास्टर मुँह हो जाते हैं। तो ये कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो ये ट्रेंड फॉलो करें? अगर आप सोशल मीडिया पे भी चले जाए ना, तो आपको एड्स इतने ज़्यादा मिल रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, ये फ़लाना क्लिनिक जो है यहाँ पर ये सर्जरी करवाएं और ये प्रोसीजर करवा लें, सस्ते में करवा लें। आप तो ऐसे जैसे रोडों पे बैठे हुए हैं और लोग बस जा के उनके पास जो ना अपना मुँह दे के सर्जरियाँ करवा लेंगे। तो इसके ऊपर आज बात करनी है। प्रोफेसर डॉक्टर यावर सज्जाद साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जीना की बर्न यूनिट जो है उधर से, और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर जो है ना लाहौर, उसके। तो मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी मधु हो चुके हैं। आज हमसे ज़रा ट्रेंडिंग सर्जरीज के ऊपर पूछेंगे कि कहाँ गलतियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? बहुत शुक्रिया। एक तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। और जो इन कंटिन्यूटी आवर प्रीवियस सेशन जो हमने बर्न पे किया, दैट वाज एक्चुअली वेरी प्रोडक्टिव। बड़ा फ़ायदा हुआ उसका। जो अवेयरनेस हमने जनरेट की कम्युनिटी लेवल पे डोमेस्टिक बर्न के लिए, बच्चों के बर्न के लिए, तो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला। दैट इज़ द रीज़न आई एम हेयर अगेन, कि अगर हम कुछ बेनिफिट पहुंचा सकें सोसाइटी को, कुछ अवेयरनेस दे सकें, जो कॉमन अकरिंग हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, इंजरीज़ हैं, इनके बारे में। और दूसरा, ये जो आजकल एक डायलेमा है जिसकी आपने बात की, कॉस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी, इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है और क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं और हमें कहाँ से करवाने चाहिए और क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि जो सर्जरीज का ट्रेंड निकला है, ये किस मुल्क से निकला था, कहाँ से निकला? सबसे ज़्यादा सर्जरीज कराई कहाँ जाती हैं? देखिए, ये जनरली तो ट्रेंड अब वेस्टर्न कंट्रीज से ही है, लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी की आप बात करें ना, तो प्लास्टिकोस, इट्स ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है मोल्ड करना, यानी कि शेप को इम्प्रूव करना, या किसी भी चीज़ की जो है आप कह लें कि उसकी जो प्रीवियस आपके पास है कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना। तो ये तो प्योरली एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। और उसको देख के आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी है,
ये तो अब हमारे पास ज़्यादा कॉमन है पिछले कुछ सालों में, लेकिन इट इज़ दीज आर द मोस्ट कॉमन सर्जरीज विच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन यूरोप, यूके एंड यूएसए। तो ये वो कंट्रीज़ हैं। उसके बाद ऑब्वियसली अब ये ट्रेंड पाकिस्तान में और अब हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जैसे लोग अगर सर्जरीज़ के लिए जाते हैं मुल्क से बाहर, तो वो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्टली बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग जाते हैं उधर? उसमें देखें ऑलमोस्ट मेरा तो ख्याल है कि अब सारे ये प्लास्टिक सर्जरी में इतना काम हो चुका है कि यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट इवन पाकिस्तान। नहीं, तो बट कुछ होता है ना कि कुछ जगह पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल की जा रही है, यूएसए, यूके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब है। बल्कि अब अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो तुर्की में बड़ा अच्छा इसका अब चल रहा है, एस्थेटिक का, वहाँ पे बड़ा काम हो रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग पाकिस्तान जाते में हैं, बहुत से टर्किश ऐसे जो है ना प्लास्टिक सर्जन आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, हाँ जो जी, कि यहाँ पे सेमिनार्स करके पढ़ा भी रहे होते हैं। और मेडिकल टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा अब इन कंट्रीज़ को बेनिफिट भी हो रहा है इससे, और दे आर प्रमोटिंग एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि वो लोग मेरे ख्याल से आपको एक पैकेज देते हैं ना, आपको कहते हैं कि आप आइए, हम आपको होटल स्टे के साथ, आपको जो सिर्फ आपने टिकट लेनी है, बाकी होटल स्टे के साथ जितने दिन का प्रोसीजर है ये है वो आपको पूरा एक पैकेज दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लोग जाते हैं, जाके टर्की हो गया, लोग हो गए, कोरिया में भी बहुत अच्छी होती है, कोरिया में भी है, टर्की में भी है, और बाकी अब तो जर्मनी, दिस डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट। आप यू कैन मूव टू यूएसए एंड यूके एज वेल, वहाँ पे भी है। हाँ, मगर यूके एंड यूएस महंगा है, महंगा है, तो इस वजह से लोग जाना वहाँ पे। अब ट्रेंड ये है कि बहुत सारे पेशेंट मेडिकल टूरिज्म के साथ इवन दे आर कमिंग टू पाकिस्तान फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी, क्योंकि बहुत इट इज़ ऑलमोस्ट 10 times कॉस्टली, आप कह लें कि कॉस्टली देन पाकिस्तान बीइंग गेटिंग एनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर देयर। बट तो उनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? अब जैसे पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, ठीक है, अब सर्जरीज यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, बड़े बड़े सर्जन्स बैठे हैं जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सर्जरीज़ में, ख़ास तौर पे हम जो ये ट्रेंडिंग फेस सर्जरीज़ है इसके ऊपर पहले फोकस करेंगे, इस पर बात करेंगे। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वो क्या हो सकती हैं? सपोज़ फर्स्ट अगर हम चिन के लाइपो के लिए जाते हैं, मोस्टली लोगों को चिन का ज़्यादा इशू होता है। देखिए, लाइपोसक्शन तो बॉडी में कहीं भी आप करें तो पहले तो आपने देखना है कि आप किस से करवा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक चिन लाइपोसक्शन इज़ द मोस्ट ईजी जॉब टू डू फॉर ए ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन। अच्छा, ये तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में फैट होती है जिसको आपने मेल्ट करके तो सक आउट करना है, और देयर आर वेरी एडवांस्ड लाइपोसक्शन टेक्निक्स जिसमें वेजर लाइपो है, उसके साथ आप कर सकते हैं। तो देयर आर हार्डली एनी रिस्क ऑफ गेटिंग एनी कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम चिन लाइपोसक्शन। बट हो क्या सकता है, अगर आप इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ये हो सकती हैं, इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, बम्प्स बन सकते हैं, ये बम्प्स वो शेप नहीं आ सकती जो आप चाह रहे हैं, ऐसे ही है। तो वो आपने देखना होता तो है। वो बम्प्स अगर आ गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस तो आ गई, तो वो it बम्प्स means दोबारा that सर्जरी से is- ठीक किए जा सकते हैं, मतलब देखिए, सेकंड दो टाइम चीज़ें सर्जरी? होती हैं जब भी आप कोई प्रोसीजर करने के लिए जाते हैं। एक तो ये कि वेदर यू आर ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट प्रोसीजर, नंबर 2 वेदर द सर्जन इज़ क्वालिफाइड टू गेट दैट प्रोसीजर डन, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेशेंट्स आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चिन, इतनी हैवी चीक्स, उनके साथ लाइपोसक्शन के लिए आ जाते हैं। तो उसमें तो देखें, ये तो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है। पहले आपने उनका वेट कम करना है और उनको उस स्टेप पे लेके आना है जहाँ पे लाइपोसक्शन उनको बेनिफिट दे सके, ठीक है, क्योंकि लाइपोसक्शन के लिए भी एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी है जो फैट की आप रिमूव कर सकते हैं। सर, लाइपो को हम ज़रा एलैबोरेट करते हैं सही तरीके से। वैसे आजकल ये भी हो रहा है कि छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ, कोई जवान, ठीक है, अब वो मोटी होती हैं और जब ऐसी एकदम से अपना लूज़ करती हैं फैट, और उनकी जो है ना जिस्म से और उनके चेहरे से जो है ना स्किन लटकना शुरू हो जाती है, तो कहती हैं ठीक है सर्जरी फ़ौरन करा लो। ब्रेक लेते हैं, पूछते हैं करानी कि नहीं। व्हाट इज़ दिस? वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हमारे पास क्योंकि प्लास्टिक सर्जन मौजूद है तो हम अभी बात कर रहे थे लाइपो के ऊपर, ठीक है। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से भी अगर मैं थोड़ी सी बात छेड़ना चाहिए थी। हर जगह पे वीडियोस आ रही हैं कि फ़लाना क्लिनिक है, ठीक है, और इतने सस्ते में ये वाला प्रोसीजर जो है आप करवा लीजिए। अब वो किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे हैं, ये जो लोग हैं जिनकी ये डिग्रियाँ ये दिस यू नो शोइंग, तो ये सही है, क्वालिफाई हैं, काम कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा? देखिए, ये सबसे आपका अच्छा क्वेश्चन है जो आपने किया है मुझसे आज।
एंड आई वुड लाइक टू आंसर इट कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कि इधर आप सिर्फ सोशल मीडिया देख के और उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के कोई सोशल आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या टिकटॉकर को देख के तो नहीं जा रहे कि सिर्फ आप इम्प्रेस हो गए कि जी इस डॉक्टर के पास जाएं। जो भी डॉक्टर है सबसे पहले आपने उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है। ग्रेजुएशन सारे डॉक्टर्स की ऑलमोस्ट होती है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर MBBS डॉक्टर्स बस। बट एनी डॉक्टर हु इज़ डूइंग ए कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर शुड हैव ए स्पेशलाइज्ड डिग्री फॉर दैट। और वो हमारे मुल्क में FCPS है, वो UK में FRCS है, वो US में MD है। तो एक तो दूसरी चीज़ ये है कि ही शुड बी ए क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन। कुछ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर डर्माटोलॉजिस्ट कर सकते हैं, बट लेकिन कोई इन्वेसिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर है दैट शुड बी डन ए प्लास्टिक बाई ए प्लास्टिक सर्जन। तीसरी चीज़ ये है कि हर मुल्क में एक एसोसिएशन होती है, एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन ऑफ दैट स्पेशलिटी। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन है, UK में ब्रिटिश एसोसिएशन है, अमेरिका में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन है। तो आपने ये देखना है कि वो जो प्लास्टिक सर्जन है वो पाकिस्तान में अगर है तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन का मेंबर है कि नहीं है, क्योंकि मेंबरशिप उसी को मिलेगी जिसने फेलोशिप की होगी। और फेलोशिप का मतलब ये है कि उसने स्पेशलाइजेशन की होगी उस फील्ड में। तो एक तो ये बात, आपने ब्यूटिशियन के पास नहीं जाना, आपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, आपने एस्थेटिक फिजिशियन के पास नहीं जाना, उससे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। आप जाते हैं एक नॉर्मल प्रोसीजर के लिए जस्ट टू रीशेप योर बॉडी और अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए। लेकिन जब आप ये प्रोसीजर ख़राब हो जाता है तो सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाती हैं, देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। फिर वो एक ऐसी कंडीशन है जिसको आपको ट्रीट करवाना ही पड़ता है। अच्छा, इंसान को कैसे पता चलेगा, एक इंसान है वो आईने में देख रहा है कि मुझे जो है ये फिलर बोटॉक्स की ज़रूरत है, इससे काम चल जाएगा, या फिर मुझे इसको सही चमड़ा खिंचवाना है, या फिर सुपरफिशियल सारा डीप टिश्यू को जाके टच करवा के इसका जो है ना सही ट्रीटमेंट करवानी है। कौन सी चीज़ सही होती है करवाने के लिए? कुछ लोग सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके ना अपने मुँह को सुझा बुझा देते हैं। आपको पता है कहीं से कोई कियाँ पिंजा, मतलब मुँह ऐसा हो जाता है जैसे हम कोई अच्छी खासी उम्र की लड़की होगी नहीं मगर वो पुप्पी बिल्किस लगेगी, बंदा इतना बड़ा होगा नहीं, वो चाचा कुकड़ लग रहा होगा। बिल्कुल सही। ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मिटी पे, आप किस प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं और किस एज पे आप ये प्रोसीजर करवाना चाह रहे हैं। अर्ली एज पे फाइन रिंकल्स होते हैं, कोई इतने डीप नहीं होते और आपको बहुत ज़्यादा कोई मेजर इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ टचअप कह सकते हैं कि माइल्ड से कोई प्रोसीजर से भी काम चल सकता है। और वो प्रोसीजर्स क्या हैं? बोटॉक्स हैं या फिलर्स हैं, जो आमतौर पे 25 इयर्स की एज के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, और अगर आपको ज़रूरत है बाई वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कि मैंने करवानी। इफ़ यू नीड एंड ए डॉक्टर और एनी प्लास्टिक सर्जन और डर्माटोलॉजिस्ट कैन गाइड यू। अच्छा, और ये वो प्रोसीजर है जो डर्माटोलॉजिस्ट भी गिर भी जाते हैं ना, नीचे भी आ जाते हैं। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। उसके बाद ये रिंकल्स फाइन से बाद डीप हो जाते हैं, फिर वॉल्यूम आपका लॉस होना शुरू हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसे ही स्किन लूज होती है, इसकी फैट चली जाती है, बोन रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये होगा 45, 40, 50 की एज में जाके। आप उससे पहले सिर्फ ये जो वॉल्यूम लॉस है, जो फाइन रिंकल्स हैं, उनमें आप ये माइल्ड प्रोसीजर्स या वॉल्यूम को रिस्टोर कर सकते हैं, फिलर्स कर सकते हैं, थ्रेड्स कर सकते हैं, इन मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर से कर सकते हैं। लेकिन जब आप जैसे आप कह रहे हैं कि सैगीनेस हो जाए, स्किन लटक जाए बहुत ज़्यादा, आपके आई बैग्स बन जाएं, जाउल्स बन जाएं और लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएं, एज भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये जो प्रोसीजर है ना एस्थेटिक प्रोसीजर मिनिमल, ये काम नहीं करते। फिर यू नीड ए गुड सर्जिकल प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर और कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर, जिस तरह फेस लिफ्ट हो गया, ब्लेफरोप्लास्टी हो गई। उससे फिर एक तो ये लॉन्ग टर्म होंगे और दूसरा आपके उस प्रॉब्लम को सही तरह सॉल्व यही प्रोसीजर कर सकते हैं। अच्छा, और किस एज में रेकमेंड होता है? आफ्टर 50 प्लास्टिक सर्जरी? 45, 50 आप कह लें, 40 भी हो सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है ना। अच्छा, आपने एक बात की थी कि किसी ने वज़न कम किया है। हाँ। अगर वज़न कम किया है ना तो फिर तो अर्ली एज में भी ज़रूरत पड़ सकती है। 30 अब आपने 45 kg वेट लॉस किया है। अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी, उनकी पूरी स्किन सैगनेस हो रही होती है, फेस पूरा जल लटकी होती है, ठीक है, और पूरे बॉडी में आर्म्स हो गया, बेली फैट है, बेली स्किन है,
बेली की स्किन लूज हुई होती है, तो उसमें तो अर्ली एज पे भी आपको स्किन टाइटनिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा। और दैट एक्चुअली ए वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर एंड सेफ एंड सिंपल प्रोसीजर फॉर ए प्लास्टिक सर्जन। ओके। कि फैट निकली हुई है, फैट आपने डिजॉल्व कर लिया खुद ही या उसको रिमूव कर लिया है, आपने सिर्फ स्किन को टाइट करना है, एंड दैट विल मेक द जॉब ऑफ ए कॉस्मेटिक सर्जन ईजी एज वेल। अब वो फील तो नहीं होता, कोई पता तो नहीं चलता कि इंसान मतलब एम्बेरस तो नहीं होता कहीं कि नहीं मेरी प्लास्टिक सर्जरी फील हो रही है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा तो नहीं होता? देखें वो अब आपने ये भी तो डिपेंड करता है ना आप किस प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा सैगीनेस है तो वो तो आपकी बहुत आउटकम ही चेंज हो जाएगी, आपकी आउटलुक ही चेंज हो जाएगी, उसमें तो आपकी फील पॉजिटिव होगी ना सर, ये आपको पॉजिटिव आउटलुक आएगी। लेकिन अगर आप जा रहे हैं बहुत थोड़ी सी चेंज के लिए, शौकिया जा रहे हैं, तो फिर तो हो सकता है कि वो काम थोड़ा सा उलट भी पड़ जाए, और देन यू कैन गो फॉर दैट एम्बेरसमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये आपने देखना है कि वाकई मुझे प्रोसीजर की ज़रूरत है भी है, सर्जरी की ज़रूरत है, इवन मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर की ज़रूरत है भी है। तो कुछ तो पेशेंट्स होते हैं, मैं क्या कहूँ, हैबिचुअल होते हैं कि 6 महीने बाद कुछ ना कुछ करवाना ही है। अब ये डॉक्टर को भी तो गाइड करना चाहिए ना कि आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, सही हमारे तो ये होता है कि पेशेंट आता है कि आप ये भी करवा लो, आपको ये भी ज़रूरत है, आप ये भी करवा लो। When you are misguiding, आपको पता है पाकिस्तान में तो डॉक्टर जैसे ही देखते हैं तो कहते हैं हाँ बकरा आ गया, बकरा घेर लो, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। इस चक्कर में भी बेचारा पेशेंट मारा सारे जाता है। डॉक्टर ऐसे नहीं है वैसे। नहीं, अब मैं आपको नहीं कह रही, मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपने जाना है इसीलिए क्वालिफाइड और एक्रेडिटेड बंदों के पास जिनको ये इशू नहीं है, और देयर आर पीपल हु कैन गाइड यू प्रॉपरली, और वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। देख लें जी, आज हमने इनसे वो पहचान भी पूछ ली कि किस तरीके से आप कौन से डॉक्टर्स के पास जाएं, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, जो भी आपने अपने चेहरे को जिस तरीके से आप चाहते हैं कि वो उस तरीके से बैलेंस हो जाए, चेंज हो जाए, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाए, जवान हो जाए, हर तरीके से आपको अपनी उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी डिग्रीज़ देख के छानबीन करके जाके उनका भी काम, उनका डाटा देखें, क्या किया आपने, ओके अच्छा ये आपने सर्जरी किया, नाइस, ऐसे सब कुछ छानबीन करके उसके बाद फिर अपना मुँह उनके आगे देना, ताकि अगर आप रिस्क लेते भी हैं तो खूबसूरत बने, ना कि डिजास्टर लुक हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अब हम बात करेंगे नाज़रीन इस सेगमेंट में ख़वातीन के हवाले से जो प्रेगनेंसी के बाद जो है ना, डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद उनकी डाइट बहुत मैटर करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अब प्रेगनेंसी के दरमियान अपना वेट इंक्रीज़ कर लेती हैं औरतें, फिर वो डिलीवरी के बाद जो है ना वो उसको डिक्रीज़ करने के लिए फिर बहुत ऐसी सीवियर डाइटिंग शुरू कर देती हैं जिससे उनको बहुत नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। अब उस दौरान जो है ना उनको जो एक ग़िज़ा है वो भी चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या फिर, तो उनको तो डाइट तो अच्छी चाहिए, सही एक मुकम्मल ग़िज़ा चाहिए, तभी तो वो बच्चे को अच्छी नशोनुमा के लिए अच्छी उसकी उसको चीज़ें दे सकती हैं। तो खैर, अब अगर आप गाँव वगैरह में, छोटे इलाकों में आप चले जाएँ, वहाँ पे पंजीरियाँ आपको याद है बहुत बनाई जाती हैं। आज भी किसी भी घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उस लड़की को कहा जाता है कि भाई इसको पंजीरी खिलाओ, इसकी पंजीरी बनवाओ। तो ये क्या ज़रूरी है पंजीरी? और यार डाइट में और कौन सी एडिशनल चीज़ें हैं जो आज हम पूछेंगे खाना ज़रूरी है? प्रोफेसर हिना अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो आज इनसे मदऊ किया है कि पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा, जो वेट इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको वेट कम करने के लिए फ़ौरन जो है ना डिलीवरी के बाद डाइटिंग शुरू हो जाती है, जो क्रैश डाइटिंग शुरू करते हैं, फाखा करना शुरू कर देते हैं, तो कितनी नुकसानदेह हो सकती है? जी बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन आपने फिज़ा आपने अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इस टॉपिक को आज इसको डिस्कस करना चाहा। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो हैं मैं क्लियर करना चाहूँगी फॉर द यंग फीमेल्स हु आर प्लानिंग टू कंसीव, और जो प्रेगनेंसी से गुज़र रही हैं या जिनका भी बच्चा पैदा हुआ है, कि अपने आप को प्रिपेयर करें पहले। यानी प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे होते हैं, यंग बच्चियाँ हैं, एक एक्चुअली आपको समझना इस तरह है कि ये एक विशियस साइकिल है, यानी वेट गेन हो जाना और फिर बाद में लूज़ करना आफ्टर डिलीवरी। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। अब एक बच्ची है जिसकी शादी हो रही है और उसने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जी उसका वेडिंग पर वो अच्छी लगे। वो करती क्या है कि दे स्टार्ट डूइंग एक्सेसिव डाइटिंग, कि वज़न कम हो जाए, और वो मैं कहूँगी कि ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, क्योंकि बहुत
क्रैश डाइटिंग होती है और उस वक्त तो रिजल्ट्स कुछ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि विद इन फ्यू मंथ्स दैट पर्टिकुलर यंग गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, तो क्या होता है कि वो उसकी बॉडी अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं होती, अभी वो प्रिपरेशन के उस मोड में नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी का सारा जो एक आप समझ लीजिए इट्स माँ के कहते हैं ना पैरों तले जन्नत है, तो उसका कोई उसकी कोई हिकमत है, क्योंकि जो 9 मंथ्स जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर आप उसके लिए तैयार ही नहीं हैं तो आप वेल इमेजिन कर सकते हैं कि आगे एंड क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल अब अगर खातून है जो कि प्रेग्नेंट होगी है, उसका बेस लाइन वैसे ही वज़न ज़्यादा है, ठीक है, सो क्या होगा कि वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ेगा। ये बात समझने की है कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना वज़न बढ़ना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेस लाइन से 1000 से 1200 kg आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी 12 kg वज़न आप बढ़ा सकते हैं। अब करते क्या है कि बेसलाइन वज़न आपका पहले ही ज़्यादा है और फिर जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियसली वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, अब इसकी 3 फेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ बच्चे की अभी समझ लीजिए शेप अप हो रहा होता है बच्चा, सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में वही जो ऑर्गन बन जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं, यानी बच्चे का साइज़ बढ़ जाता है। तो अब आपको समझ आती है कि कैसे आपका वज़न ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना चाहिए। अब होता क्या है कि इनिशियल फेज़ ऑफ द प्रेगनेंसी में बच्चियों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एंड ऑब्वियसली उनका इंटेक इतना अच्छा नहीं होता, वो सेकंड में जब तक पहुंचती हैं तो वो अपने आप को क्या कहते हैं गियर में लेकर आती हैं और अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश करती हैं। अब उसमें क्या होता है कि एकदम भूख खुलती है और जब वो भूख खुलती है तो उसमें बच्चियाँ अमूमी तौर पर हमारे यहाँ देखा गया है कि दे कंज्यूम जंक फूड, घर का बना हुआ एक बैलेंस्ड खाना पसंद नहीं करती हैं एंड देन दे कंज्यूम ओवर, जब यानी डिलीवरीज करवा ली, यानी मतलब कहने का मकसद है कि जो प्री कुक्ड फूड है वो मंगवाया और वो खा लिया। आप ज़ाहिर है जो प्रोसेस्ड फूड है उसको आप एक घर के बने हुए मुतवाज़न खाने के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं यही प्रेगनेंसी जब थर्ड ट्राइमेस्टर में जाती है, उसमें एक्सेसिवली वेट गेन होता है क्योंकि बच्चे का साइज़ बड़ा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता है, प्लेसेंटा का साइज़ बढ़ जाता है, तो ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ जाती हैं। फिर क्या होता है कि यही बच्चियाँ जो हैं वही वाली बात कि ये वो जो खाने का एक आपका एक बना होता है सिस्टम, उसी को आगे लेके चलती हैं और ये ख्याल नहीं रखती हैं कि वज़न कितना बढ़ता जा रहा है। अब यही बच्ची जब बच्चा डिलीवर करेगी तो ज़ाहिर है डिलीवरी पे भी तो देखिए, अब अगर फ़र्ज़ करिए एक बच्ची का हम सोचते हैं कि बेसलाइन वज़न अगर 60 kg था एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, तो रिकमेंडेड है कि उसका 72 kg तक जाए बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि रिकमेंडेड है। तो वो क्या होता है 20 किलो 25 किलो वज़न बढ़ जाता है। तो अब आप सोचिए कि यही बच्चा जब डिलीवर करेगी तो उसके बाद क्या होगा कि उसको लूज़ करना। अब उस टाइम के ऊपर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप क्रैश डाइटिंग करें, क्योंकि जो फर्स्ट 42 डेज़ ऑफ द डिलीवरी होता है उससे पोस्टमार्टम पीरियड कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा नाजुक पीरियड है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। उसमें बच्चों माँ को और बच्चे दोनों को ही बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई और एज वेल एज़ अदर जो हमारी निगहदाश्त है उसकी बहुत ज़रूरत है। अब उसमें क्या करती हैं बच्चियाँ कि वो सोचती हैं कि अब हमारा इतना वज़न बढ़ गया है तो अब हमें इसको लूज़ करना है, और उसमें फिर वो क्या करती हैं कि मतलब एक माहिर से मशवरा लिए बगैर डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं। अब डाइटिंग में सबसे पहले वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ ये मैंने देखा है कि जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें सबसे पहले कार्ब्स पे तो इतना नहीं, कार्ब्स को हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए जिससे वज़न नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 60% वेटेज रखते हैं। अच्छा। देन कम्स प्रोटीन एंड ऑब्वियसली देन कम्स आप इसको कहें कि फैट्स। तो क्या होता है कि जब आप प्रोसेस फूड की कंजम्पशन करते हैं या फिर आप अनकुक्ड यानी जो डिलीवरीज करवा रहे हैं, यानी घर का खाना नहीं अगर खा रहे, तो उसमें जो प्रोसेसिंग है उस फूड प्रोडक्शन में, उसमें जो फैट यूज़ हो रहा है, जो कार्ब्स यूज़ हो रही हैं, वो सब अनहेल्दी हैं। तो जब आप इसको मुतवातर खाते रहेंगे तो आप खुद सोचते हैं कि ये वज़न आपका किधर जा रहा है। अच्छा, अब वज़न कम करने के लिए वो क्या करेंगी, सबसे पहले सोचेंगी कि हम जो है खाना स्किप करना शुरू कर दें। वो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैं डॉक्टर साहब मैं तो दिन में एक खाना खाती हूँ फिर भी मेरा वज़न नीचे नहीं आता। तो जब मैं उससे डिटेल हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो जो एक खाना है उसमें आप क्या खा रही हैं, उसमें ही वो चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है। तो अच्छा, जबकि वैसे मुझे लगता है कि जब बच्चा पैदा, क्योंकि जब मेरी भी बेटी पैदा हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और रातों को बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग होती थी चीज़ों की, जो कि ज़ाहिर सी बात है रात को नैपी चेक करना है, बच्चे को देखना है, दूध देना है या कोई ऐसी चीज़ें, तो आपकी माँ की जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है ऑल ओवर पूरी नाइट।
तो अब उस दौरान ना बड़ी भूख भी लगती है, आधी रात को भी उठे तो दिल करता है कुछ खा लें। और जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनको तो वैसे ही फिर थोड़ी देर बाद ना कुछ उनको होता है कि हमें कुछ चाहिए हमारी बॉडी को। तो फिर उस टाइम पे फिर ये कैसे क्रैश डाइट और फिर बच्चे की नशोनुमा की जो चीज़ें जो माँ के बॉडी से मिल रही है बच्चे को, वो कैसे पूरी होगी? बिल्कुल, देखिए जी, एक तो पहले समझाने की बात यह है कि वो इनिशियल 6 मंथ्स तो बिल्कुल ना सोचें कि वो डाइट करेंगी बच्चा पैदा करने के बाद, क्योंकि वो खुद अपनी रिकवर कर रही है। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन है, दोनों सूरतों में उसकी बॉडी जो है अभी उसको रिपेयर चाहिए। अब रिपेयर के दौरान ही आप वो तमाम ग़िज़ाई एलिमेंट्स कम कर दें जिसकी उसको ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन इनटेक एंड ऑब्वियसली गुड कार्बोहाइड्रेट, जिससे उसकी बॉडी को रिपेयर होना है। एंड एट द सेम टाइम बच्चा जिसको ब्रेस्ट फीड कराना है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन है। अब आप समझिए कि एक माँ को जो डिलीवर करती है एडिशनल 500 कैलोरीज चाहिए कि वो दूध पिलाना है उसने, क्योंकि उसकी एनर्जी लग रही है, उसके जिस्म से दूध बच्चे को जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक बात समझने की है कि माँ जो खाती है उसकी अच्छी ही चीज़ दूध में जाती है। ये मिथ्स एंड बिलीव्स दिमाग से निकाल दें कि दाल खाएगा तो बच्चे को पेट में हवा हो जाएगी, आप कोई और चीज़ खा ली तो बच्चे का पेट ख़राब हो गया। सो खुदारा इन तमाम इन चीज़ों को ज़रा जहन से निकालें, क्योंकि माँ को बाहर सूरत जो भी वो खाती है वो अच्छी ही चीज़ अल्लाह की तरफ से दूध में जाएगी। अच्छा। हाँ, अब वो अच्छी चीज़ें जो खानी बहुत ज़रूरी हैं, उसमें प्रोटीन इंटेक का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर वो वेट कॉन्शियस है तो लीन मीट की तरफ चली जाए। अच्छा। ठीक है, जिसमें कि फ़िश का खाना, चिकन का खाना, इसके अलावा जो हमारे बकरे का जो गोश्त होता है उसमें भी लीन मीट जो है, जिस तरह के जिसमें चर्बी कम होती है, वो गोश्त खाया जा सकता है, लेकिन खाना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोटीन ही उसकी बॉडी को रिपेयर करेगी। आप खुद सोचिए ना कि आज़ाद जो हैं डिलीवरी के बाद खुद उसके भी जो हैं वो सफ़र किए हुए होते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, उसको भी तो रिपेयर चाहिए ना। तो उसमें और जब वो हमल के ज़चकी से गुजरती है तो आप सोचिए कि एक खातून कितनी एक उससे चैलेंज से गुजरती है, तो उसको भी तो सारी रिकवरी चाहिए। तो उस रिकवरी में प्रोटीन का होना ज़रूरी। फिर दूसरी चीज़ आती है कार्बोहाइड्रेट, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसमें वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आप अगर आटा लेकर खा रहे हैं, छना हुआ आटा ना खाएं, आप होल व्हीट आटा खा लीजिए। आजकल मल्टीग्रेन आटा मौजूद है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स मौजूद होते हैं, तो उससे क्या होता है, ग़िज़ाई जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह फल सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा मसला है आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी आफ्टर डिलीवरी जो है कॉन्स्टिपेशन बच्चियों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो ज़ाहिर है इस चैलेंज से, क्योंकि वो ग़िज़ा में फ़ाइबर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। फल और सब्ज़ी, सलाद और जो मौसमी फल हैं वो बादले ना खासा खाए जाते हैं। और अब कभी आप उनसे हिस्ट्री तो वो कभी कह देंगी, सोच के बताती हैं कि फल अच्छा हाँ जी कोई एक फल खा लेती हूँ मैं। तो फिर खुद सोचो ना कि आपका निज़ाम कैसे ठीक रहेगा जब आप सोच रहे हैं दूध दूध से बने हुए प्रोडक्ट आपने दूध पिलाना है और आप खुद दूध पी नहीं रही। सही तो आप खुद सोचिए कि किधर से मिल्क प्रोडक्शन होगी और रहेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम बात करें कि बच्चा पैदा करने के बाद जो क्रैश डाइट आप लोग करते हैं वो कितनी नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा डॉक्टर हिना, मुझे बताइएगा कि ये जो पंजीरियाँ हैं ये खिलाना कितना ज़रूरी है? क्या पंजीरी बहुत अच्छी चीज़ है? इसके अंदर प्रोटीन तो मेरे ख्याल से इंटेक कहीं से भी नहीं मिल रहा होता ना, कार्बोहाइड्रेट्स यही चीज़ें या फैट वगैरह ही होते हैं? जी बहुत अच्छा आपने आज ये भी, चलिए अच्छा किया, ये भी आज डिस्कस हो जाएगा। पंजीरी इज़ अ गुड थिंग। अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखें कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट नट्स जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बनाया जाता है, और उसमें सूजी डाली जाती है, कुछ एरियाज़ के अंदर उसके अंदर गेहूँ डाला जाती है, किसी जगह पर दाल डाली जाती है, और ऑब्वियसली इसको जो मेन इंग्रेडिएंट जो बहुत ज़्यादा डाला जाता है दैट इज़ देसी घी, जिसमें इसको भुना जाता है। तो अगर आप इसको इंडिविजुअल एलिमेंट्स के हिसाब से बात करें तो ये इसमें कोई चीज़ अनहेल्दी नहीं है, लेकिन द अमाउंट विच इज़ बीइंग टेकन एंड इसको जो बनाने का तरीका, तो मैं ये सारी ख़वातीन को ये यहाँ से आज कहना चाहूँगी, ज़रूर खाएं पंजीरी, लेकिन अपनी अम्मियों को कह दें कि बजाय देसी घी के ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। तो वो देखिए आपको ये बात समझनी है कि जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं उसमें ये कहा जाता है कि इट इज़ नॉट द इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फैट विच मैटर्स, इट इज़ नॉट द क्वांटिटी।
यानी अगर एक अच्छी क्वालिटी का फैट आप ज़्यादा अमाउंट में भी खा रहे होंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। नहीं तो घर का, अच्छा देसी घी का तो लोग कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छा फैट है और अगर घर में अच्छा बना हुआ देसी घी निकला हुआ है तो उसको इस्तेमाल करने से कोई नुकसानदेह नहीं। अच्छा, ये समझनी है ना बात कि देखो टोटल रिकमेंडेशंस कितनी है हमारे यहाँ कि 10% ऑफ योर डाइट शुड बी ऑफ सैचुरेटेड फैट, और अगर हम इसकी बात करें देसी घी की तो यही है ही सैचुरेटेड फैट। आपने देखा ना कि ये रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। ऐसे है। तो अगर आप टोटल अपना अहाता करें कि सारे दिन में जो आप खा पी रहे हैं तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो उस देसी घी को पूरा कर देते हैं। जैसे आप अंडा खा रहे हैं, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट होती है। इसी तरह आप जो है कोई भी फैट से बनी हुई चीज़ खाएंगे तो उसमें से कुछ एलिमेंट ज़रूर सैचुरेटेड फैट को पूरा कर देगा। लेकिन आप जब एडिशनल देसी घी खाना शुरू करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक एडिशनल बर्डन होगा आपके ऊपर और वो बॉडी कंज्यूम नहीं करेगी, वो डिपॉजिट करेगी। तो आपको ये देखना है कि ग़िज़ा के अंदर बैलेंस रखने के लिए इसको बैलेंस अमाउंट में खाया जाए। अगर आपका बहुत दिल है पंजीरी खाने का, ज़रूर खाइए। देखिए जी, नट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी रिपेयर करने में। आप कह रही हैं प्रोटीन, बिल्कुल होती है प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर नट्स जो हैं, नट्स में अमाउंट इज प्रेजेंट। जिस तरह आपके आमंड्स हैं, आपके पिस्ताशियोज हैं, आपके डिफरेंट सीड्स हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये आप कह लीजिए कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये ना समझे कि ये हेल्दी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, इसको ज़रूर खाएं। लेकिन इसको आपने जब इसको बना रहे होते हैं तो उसको बहुत एक तो जब भूनना है तो उसको ड्राई भून लें। भूनने के बाद जब आप उसको बाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए तो वो बाइंड हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप बहुत डाइट कॉन्शियस हैं तो उसमें स्टीविया डाल दें ताकि चीनी भी एलिमेंट उसमें ख़त्म हो जाए। वो भी प्लांट बेस्ड स्वीटनर है। और शक्कर की अगर शक्कर यस खा सकते हैं, लेकिन वही वाली बात, अगर आप शक्कर डाल रहे हैं तो देन यू हैव टू टेक इट इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट। सारे दिन में थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करें, बहुत उसकी क्वांटिटी इंक्रीज ना करें कि वो बाद में आपको वेट गेन की तरफ लेकर जाए। औरतें तो साइड टेबल पे रख लेती हैं रात को सोने से पहले 2 चम्मच मुंह में पंजीरी, सुबह उठती हैं तो दूध के साथ पंजीरी, वो सब सही है। 2 चम्मच 3 चम्मच खाने के कि ये जो फैट बेस्ड चीज़ें होती हैं ना, ये स्लोली डाइजेस्ट होती हैं। तो आप इसको दिन के अवाइल में लें, रात को ना लें, क्योंकि जब आप रात को खा के लेट जाएंगे तो वो हजम नहीं होगी ना, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है। जी जी। अगर रात को जैसे आपको खो पड़ रही है, आप फीडिंग के लिए उठी हैं, आपको भूख लगी है, अपनी बेड साइड पर खजूर रखें। देखिए जी, खजूर इंस्टेंट एनर्जी है, रात को भी खाई जा सकती है और उससे उसकी कोई उस तरह समझ लीजिए कि मुज़र सेहत नहीं है, आपका वजन नहीं उस तरह बढ़ता। लेकिन आप सोचिए ना कि जैसी खजूर मुंह में जाती है वहीं से उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो सबलिंगुअल आपकी कैपिलरीज और सारी ये ब्लड सप्लाई आपके माउथ के अंदर है, वहीं से ग्लूकोज आपके हार्ट में चली जाती है। तो इंस्टेंट एनर्जी इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, जैसे ये सब चीज़ें नुस्खे जो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, जीरे वाला दूध पियो तो उससे जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग सही रहती है बच्चे के लिए, ऐसी चीज़ें, हल्दी वाला दूध पियो, देसी घी डाल के चाय में पियो, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या काम करती हैं? जी, अब ये है कि दूध के अंदर अगर आप देसी घी डाल देंगे, अगेन फिर वही मैं बात करूँगी कि वो चीज़ आपके कैलोरिक जो है रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगी, वो ना कंज्यूम करें, उसका एट लार्ज कोई बेनिफिट नहीं है। दूध के अंदर ज़ीरा डालना ये कार्बोनेटिव है, ज़ाहिर है आपको खुद भी अगर बदहज़मी है तो वो ठीक हो जाएगी। और ये भी एक मिथ एंड बिलीव है कि शायद ज़ीरे वाला दूध या इस तरह पीने से बच्चे को पेट में हवा नहीं होती। फिर मैंने बात की है कि माँ के दूध से अच्छी ही चीज़ बच्चे को जाती है। बच्चे के पेट में हवा होना वो कोई और रीज़न हो सकती है। ओके, और ये जो ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो ये ज़ीरे वाला दूध पिलाना ठीक है अगर औरत का, क्योंकि ज़ीरे के टाइम पे मुझे लगता है कि अगर ब्लड प्रेशर के हिसाब से सही नहीं होता एज सच तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। पी सकते हैं, हर्बल है, मतलब हर्बल चीज़ आप कोई भी चीज़ पी सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहरहाल उसका फ़ायदा ही है। हाँ, हल्दी वाला दूध इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज आपको पता है हल्दी इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। जब आप ज़चकी से गुजर जाते हैं तो जिस्म में एक सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन है, आपने अभी बच्चा पैदा किया है, सारे आपके ऑर्गन्स रिपेयर हो रहे हैं, उस रिपेयर के अंदर ये जो टर्मरिक है इसका प्रूवन इफेक्ट है कि ये रिपेयर करता है। और दूध के साथ जब मिला के इसको आप पीते हैं तो इट हैज़ अ वेरी गुड रिपेयरिंग यानी प्रोसेस आपका अच्छा होता है। एनर्जी भी चलेगी या फिर आप दूसरी हल्दी के बारे में बात कर रही हैं? बिल्कुल, देखें जी, मैं कहती हूँ कि जो चीज़ तो इस वक्त आपके किचन में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी तो बच्चे ने बच्चा पैदा किया है तो वो क्या ताज़ी हल्दी ढूंढना निकलेगी? हाँ, पहले से रखी हुई है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। देखिए जी, नेचुरल चीज़ जितनी अच्छी है मौजूद है और वो इस्तेमाल की जा सकती है तो उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल है उसे इस्तेमाल तो करें। मक्खन वगैरह जो घर का अच्छा ताज़ा मक्खन निकला हुआ है, रोटियाँ जैसी तवे से उतरती हैं तो उसके
ऊपर मक्खन जो है ना भर के डोई डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके साथ जो है ना रोटी को चूरा कर करके बिल्कुल उसके अंदर जस्ट करके फिर खाओ, ताकत आएगी। तो आती है? देखिए जी, ताकत बिल्कुल आती है। फैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन फिर वही वाली बात, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं या वजन कम करना चाह रही हैं तो फिर आप अवॉइड करें इन चीज़ों को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आपने अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर खाने पीने को कैसे मॉडिफाई करना है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो कि लो कैलोरिक हैं, जैसे कि सुबह के टाइम आप सुबह 2 अंडे या 3 अंडे ज़रूर खाएं, क्योंकि अंडे से वही बात, इट्स रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मैनी मिनरल्स एंड वाइटामिन्स विच आर प्रेजेंट इन एन एग। इट्स अ कंप्लीट डाइट, वो ज़रूर खाएं ताकि रिपेयर की तरफ जाए। इसके अलावा साथ आप अगर आप रोटी खाना चाह रही हैं और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप उसको चोकर की रोटी की तरफ ले जाइए, ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, ठीक है। वाइट ब्रेड मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली इट्स प्योर मैदा का बना हुआ होता है, तो कैलोरीज एक जैसी हैं दोनों की, ब्राउन की या वाइट की, लेकिन जाहिर है उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है जब आप ब्राउन लेते हैं, ठीक है। फिर आप जब दोपहर का खाना, रात का खाना खा रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर देखें कि उसमें प्रोटीन का एक पोर्शन ज़रूर हो, जो कि जिसमें मैंने बताया कि लीन मीट ज़रूर हो, इसमें सलाद ज़रूर हो और सलाद की क्वांटिटी अच्छी हो ताकि कॉन्स्टिपेशन भी रफ़ा होती रहे और निज़ाम हज़म भी अच्छा चले, और साथ रोटी ले लें और एक दही का प्याला या दूध की लस्सी या दही की लस्सी लें। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो बच्चियों को उनके उस जब मराहल से गुजर रही होती हैं जिसमें कि उन्होंने खुद भी दूध पिलाना है बच्चे को, तो आप खुद सोचिए ना कि लस्सी क्या है, कि इट्स वाटर, दूध है, तो बच्चे को कितना अच्छा दूध जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी ब्रेस्ट फीड कराने बैठें तो पहले 2 गिलास पानी पिएं, फिर बच्चे को दूध पिलाएं, फिर उस फीडिंग के दौरान भी पानी पिएं। देखें जितना हाइड्रेशन स्टेटस आपका अच्छा होगा तो दूध बेहतरीन आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना, बहुत बहुत शुक्रिया। एक न्यूज़ की ब्रेक है, हम आपको दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी जो टॉपिक है हमारा वो है जेन ज़ी, ठीक है, जो अभी हमारी और बल्कि जो जनरेशन आ रही है हमारी, ठीक है, वो जनरेशन अल्फ़ा भी, अब वो तो इतने बड़े भी नहीं हुए बच्चे, वो तो बहुत छोटे, मगर जो जेन ज़ी है ना वो अपनी जवानियों में घूम रहे हैं। अब उनके साथ मसला आपको पता क्या आ रहा है कि वो इमोशनली हमें बहुत कमज़ोर नज़र आता है, बड़े जल्दी से जज्बाती हो जाते हैं, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अचानक से डिप्रेशन, टेंशन में चले जाते हैं, रोने वाले हो जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है कि अगर थोड़ा सा किसी ने डांट दिया ना तो आइसोलेट हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, और बड़ा नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, अजीब तरीके से वेयर्ड सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम ये जो जनरेशन है इनको हम तरबियत सही नहीं कर पा रहे, या हम इनको इमोशनली कमज़ोर जनरेशन बना रहे हैं? क्या ऐसी वजह है जो इनके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं? ठीक है, जब अगर हम मिलेनियर्स, ठीक है, या उससे पहले के जो हम लोग थे जनरेशन एक्स वगैरह, ठीक है, तो ये सारी जो जनरेशन है ये लोग सख्तियाँ देख के बड़े हुए हैं, ठीक है, इन्होंने बड़े हार्ड टाइम देखे, इन्होंने डिसीजंस लिए हैं अच्छे बुरे जो भी। बट जो जेन ज़ी है ना वो तो आपको पता है, ये तो उस वक्त जनरेशन आई थी जब कंप्यूटर का दौर शुरू हो गया था। अब इन बच्चों ने कंप्यूटर पे सिर्फ गेमें खेलनी है या बस मोबाइलों पे लगे रहते हैं, आईपैडों पे लगे रहते हैं। क्या मतलब, किस तरीके से हम इनको तरबियत करें जो ये हमारे साथ चल सके? सुल्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, माहिर तालीम भी है, बड़ी अच्छी तरीके से एलैबोरेट करेंगे इस टॉपिक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़िज़ा, थैंक यू। हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्यों इतनी वीक लगती है हमारी जनरेशन जेन ज़ी? फ़िज़ा, पहले भी ये हमारे जितने प्रोग्राम जिस हवाले से मेरी हाज़िरी हुई है आपके साथ, तो ये बड़ा अहम इशू है कि बच्चों के जो इमोशंस के मामलात हैं, जेन ज़ी के, जेन अल्फ़ा के, इवन कई दफ़ा मैंने और आपने छोटे बच्चों पे भी बात की है। चलें जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा तो ज़रा यूथ की तरफ आप आ गए हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं यही बच्चे पहले ज़ाहिर है छोटे होने से आगे आए हैं। तो वहाँ पे जो कुछ इनके साथ होता रहा है, एक्चुअली जो कहते हैं ना, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। हम जब ये कहते हैं कि ये बच्चे इमोशनल हैं या इमोशनली वीक हैं, या ये बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये बच्चे ज़िद्दी क्यों हैं, या ये बच्चे अपनी क्यों मनवाते हैं, ये क्यों अकेले, आपने फरमाया जैसे ये क्यों अकेले बैठ जाते हैं, छोटी सी बात ये क्यों नहीं सहते, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या जो हम पेरेंट्स लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 बच्चों को परवरिश किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो तीनों बच्चे जो हैं वो जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा में फ़ॉल कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं तो जानता हूँ कि मैंने पहले देखा मैंने क्या मिस्टेक्स की कि अगर कोई बच्चा अकेला हो रहा है, कोई बच्चा मेरी नहीं सुन रहा, कोई बच्चा अगर उदास हो रहा है, कोई बच्चा अगर इमोशनली वीक हो रहा है,
तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ तालीम ताल्लुम से है, कॉरपोरेट ट्रेनिंग से है, बिज़नेस ट्रेनिंग से है, तो मैं तो छोटे से लेके बड़े तक, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके और कॉरपोरेट सेक्टर तक ये देखता हूँ कि इमोशनली कौन कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ख़ुद को भी देखता हूँ मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं देखता हूँ मेरी अपने घर वालों को भी देखता हूँ और अपने सीनियर्स को भी देखता हूँ, जो आपने तज़किरा फरमाया, बुज़ुर्गों को भी देखता हूँ। तो ये ओवरऑल सोसाइटी का इशू है। जैसे जैसे हमने तारीख़ से ये सीखा है कि हमने तारीख़ से कुछ नहीं सीखा। अगर घर में वालिद साहब जो हैं, वालिदा, बच्चों का एक साइकोलॉजिस्ट है वॉटसन, उसकी एक लाइन है, चिल्ड्रन में फेल एट टाइम्स इन फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस बट दे विल नेवर फेल इन इमिटेटिंग यू। ये तो हो सकता है कि बच्चे आपकी इंस्ट्रक्शंस और माँ बाप की डूज एंड डोंट्स की कहानी को इग्नोर कर दें और ना माने। वो कहता है ये कभी नहीं होगा कि बच्चे आपके कामों को फॉलो ना करें, आपके तरीके को, आपके सिस्टम को, आपके पैटर्न को वो फॉलो ना करें। वो तो उनके कॉपिंग सेल मौजूद हैं, वो कॉपिंग सेल जो मौजूद हैं, तो उन्होंने लामहला ऑटो पे ही मिरर, जिसे हम मिरर सेल्स भी कहते हैं, ऑटो पे उन्होंने देखा कि अम्मी मेरी कितनी टॉलरेंस वाली हैं, वो कितनी बियर करती हैं, मेरे वालिद साहब जो है वो मेरी अम्मी से कैसे बोलते हैं, और हमारे वालिदैन के साथ उनके बहन भाई जो सलूक करते हैं, फूफो, ताया, चचा, मामू, फलां, खालाएँ, वो जो आपस में सारा चलता है, कौन किसको कितना बर्दाश्त करता है, कौन टॉलरेट करता है, कौन मानता है, कौन उसके बाद रोता रहता है, ये सब कुछ जो उन्होंने देखा। तो जो मैंने कहा ना, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ इन बच्चों को दिया है ना, वो ये बच्चे लौटा रहे हैं। जो इन्होंने इंटॉलरेंस देखी है वो इनमें आ गई है, मिरर सेल्स ने काम किया है, इनके न्यूरॉन्स के थॉट पैटर्न्स बन गए हैं। और हम जानते हैं कि एक जानवर को भी अगर हम कुछ अरसे तक चलाते हैं एक काम पे, तो उसके जब पैटर्न बन जाते हैं तो छोड़ देते हैं, तो वो जानवर खुद ब खुद वहाँ चला जाता है। तो बेचारे इंसानों की तो कॉग्निशन बहुत ज़्यादा है, उनके पास रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, उनका जहन बहुत डेवलप्ड है। तो बचपन से लेके जो कुछ हमने उनके अंदर स्टोर कर दिया, अब वही सब कुछ हम सुन रहे हैं। मगर हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठना पसंद करते थे, उनसे बात करते थे, मशवरा करते थे, खेलने के लिए बाहर जाते थे, दौड़ते थे, गली मोहल्लों में मिलते थे, नए बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते थे, दोस्ती करते थे। आप जो जेनजी की अगर मैं बात करूं, इनका इंटरेक्शन है ही नहीं, मोस्टली बहुत कम है ना। हाँ, होने ये के तो बच्चे बैठते ही नहीं है पेरेंट्स में, जेनजी वाले आइसोलेशन ही रखते हैं, अपने कमरों में बैठेंगे, कंप्यूटर पे लगे रहेंगे, मोबाइलों पे लगे रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं बैठेंगे। ये स्पेसिफिक जो फ़र्क है ना फ़िज़ा, ये तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जाहिर है हम जिस दौर में थे तो वहाँ पे आप जानती हैं कि टेलीफोन कौन सा था, हम जानते हैं कि हमें मोबाइल पे क्या चीज़ अवेलेबल थी, हम और किस तरह मोबाइल अवेलेबल था अगर था तो जी हाँ कौन इनको तो अवेलेबल ही है, अवेलेबल है। तो ये तो नेचुरली जैसे जैसे तहजीब रंग बदलेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, वैसे वैसे हर दौर और हर ज़माने के कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे जैसे वो सामने आएंगे, अगर हम उसके मुताबिक नहीं बदलेंगे ख़ुद को। ये भी तो देखिए ना, देखिए चाकू तो चाकू है, छुरी तो छुरी है, और गन तो गन है। अब ये इस्तेमाल तो वालिदैन ने ही सिखाना है ना। तो जब वालिदैन का आलम ये होगा कि वो, मैं एक कोई क्लिप देख रहा था कि एक मज़ाहिया क्लिप था कि एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहलाने के लिए कहीं टब वगैरह में कहीं रखा है, और मदर बेचारी जो हैं वो अपने कोई टिकटॉक या मामलात में बिज़ी हो गई हैं। तो लिखा हुआ था कि मैं भी यहाँ वेट कर रहा हूँ, यानी वो जिसे पानी के नीचे रखा हुआ है, नलके के नीचे रखा है, कोई टब में रखा है ना, वो कह रहा है मैं भी यहाँ मुंतज़िर हूँ। तो लिहाजा अगर टेक्नोलॉजी भी आई है तो माँ बाप ने उसके साथ जो सलूक किया, तो लामहला वो बच्चा जो पैदा होते हुए ये देख रहा है, जो बेचारा अभी बिल्कुल अपनी अर्ली चाइल्डहुड से ये देख रहा है कि मदर का मेरे साथ तवज्जो का क्या मामला है और मोबाइल के साथ तवज्जो का क्या मामला है, टिकटॉक कितना अजीज़ है, मैं कितना अजीज़ हूँ। तो बच्चों की साइकोलॉजी बिल्ड ही ऐसे होती है कि अगर हम उन्हें एतमाद देंगे तो वो हमारे साथ वैसा सलूक करेंगे, अगर हम मैक्सिमम टाइम उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे वो हमसे दूर चले जाएंगे। और जैसे मैंने मिरर सेल का तज़किरा किया, और थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वो हमें देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो जब वालिदा ही सारा दिन ये कर रही हैं, जब वालिद ही सारा दिन, जब अब्बू आते हैं काम से तो वालिदा मतलब रो के बेचारी मिन्नतें करती रहती हैं कि 10-11 बजे जब सुबह के गए घर पहुँचो तो अब मोबाइल को थोड़ी देर के लिए इसे
थोड़ा साइड पे कर दो, अब कुछ हमने बात करनी है, कुछ मैंने प्रॉब्लम्स बताने हैं, कुछ घर की चीज़ें डिस्कस करनी है। लेकिन सब कुछ अगर जब वालिद भी वो बात सुनते हुए भी जब 12-14 घंटे बाद भी घर आए तो फिर भी उसका सर्फिंग चल रही हो और मोबाइल देख के वो एक आंख उठा के देख ले, हाँ जी, वो 10 दफ़ा बीवी को बताना पड़े कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि 9 दफ़ा शौहर साहब कहें। एंड सेम इज़ द केस विद वाइफ एज वेल, कि उनको आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो ये सब कुछ बच्चों में, अगरचे ये बात ठीक है कि हम जब ये कंपैरिजन जो आपने फरमाया कि हम कैसे करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कोई टाइम बिताते थे, हैं कहाँ अभी। तो आज देखें तो पेरेंट्स का भी वही मामला है कि अब जो मेरे ख्याल में हमारी एज के भी लोग हैं, हाँ ये तो अच्छी बात है कि अगर उनकी आदत पुख्ता हुई है, एक तवील अरसे से अगर अच्छी आदतों को डेवलप किया गया, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को, अगर जिन आदतों पर मैं था, मैं अपने घर की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ फ़िज़ा आपको, पहले भी मैंने आपके यहाँ शायद कई एग्ज़ाम्पल्स दी हैं पिछले शोज़ में। मैं कहता हूँ अब मेरे तीनों बच्चे जेन ज़ी जेन अल्फ़ा से हैं। मैं पिछले शो में आपको बता रहा था कि अगर मैं जाता हूँ तो अपनी अम्मी जी के पास बैठता हूँ और उनके पाँव दबाता हूँ और उनके साथ लग के बैठता हूँ और उन्हें जप्फी डाल लेता हूँ, उन्हें गले लगा लेता हूँ। तो अब मेरा जो बेटा है वो भी जब जैसे ही मैं उनके जाके पाँव को हाथ लगाता हूँ, मेरा बेटा जो अब जेन अल्फ़ा में 13 साल उसकी उम्र हुई है, माशाल्लाह, वो वही सारा मम्मी डैडी, माहौल, स्कूल, गैजेट, हर चीज़, बादशाह है वो गैजेट्स का और सारी चीज़ों का। लेकिन जब मैं बैठा तो वो भी बैठा, जब मैंने पाँव पकड़े तो उसने भी पाँव पकड़े, जब मैंने अम्मी जी को प्रेस किया तो उसने भी प्रेस किया। तो मैं समझता हूँ अगर वालिदैन ने अपनी अच्छी वैल्यूज़, जिनका अभी आपने तज़किरा फरमाया कि हम टाइम देते थे, वालिदैन के साथ बैठते थे, जिम जाते थे या खेलने जाते थे या पार्क में जाते थे या दरख्तों पे भी, मतलब हमारी तरह के लोग तो हम तो दरख्त पे चढ़ जाते थे और एक डंडे से लटक के वैन में चले जाते थे। तो ये ठीक है कि आज के बच्चों को, भाई मैंने भी तो अपने बच्चों को दरख्त पे चढ़ना सिखाया ही नहीं, मैं भी तो उसको पार्क में कितनी दफ़ा लेके गया हूँ। अगर हमने कुछ अचीव किया भी था वो ज़बरदस्ती अचीव हो गया था, क्योंकि ना वो, जैसे आपने फरमाया, ना मोबाइल उस तरह का था, ना इंटरेस्ट उस तरह के थे, ना उस पर चीज़ें उस तरह की थी, ना कंपैरिजन उस तरह, सब कुछ उस तरह का नहीं था। तो हमारे में आ गया, तो फिर हमने क्या वो अपने बच्चों पे इनकलकेट नहीं करना था, क्या नहीं पहुंचाना था? जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैंने जहाँ जहाँ चाहा पहुंचाया, जहाँ मैंने कमी छोड़ी है उतने मेरे बच्चे इमोशनली वीक हैं। जहाँ मैंने कमी, मैं अगर उनको पार्क लेके जा ही नहीं रहा, मैं खुद समझ रहा हूँ मैं मसरूफ़ हो गया हूँ, वो नहीं जाएंगे। उस वक्त अगर मैं जा रहा था तो आज मैं उसे कंटिन्यू करता ना, बच्चों को उंगली पकड़ के ले जाता ना, ताकि जैसे मेरी आदत बन गई थी अगर मैं उनकी बना देता, तो ये तो आदत बनाने का मैटर है, आज भी बनाएंगे। तो मैंने जिन मामलात में, आखिरी बात इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे, ये मैंने अपने बच्चों की आज देखता हूँ इमोशनली वो कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग है। जहाँ जहाँ मेरा और मेरी मिसेस का इनपुट स्ट्रॉन्ग रहा है और कोलैबोरेशन रही है, गुफ्तगू रही है, गपशप रही है, प्यार से हमने शेयर किया है कि वो क्या कहते हैं, वहाँ पे वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। जहाँ हमने उनको छोड़ा है वहाँ वो बेड पे पड़े हुए हैं, वो काउच पोटैटो हैं, वहाँ पे वो ब्राइलर हैं। तो ये हम बना रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त हम इस वक्त पेरेंट्स से बुनियादी तौर पे बात कर रहे हैं, तो हम जो बनाएंगे वो बनते चले जाएंगे। मैं फिर ज़्यादा जो है ना पेरेंट्स को यही पे एक ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करूँगी, मगर एक ब्रेक लेते हैं, जेन ज़ी के ऊपर बात करें। और पता नहीं, मुझे लगता है गुस्सा भी आज आप जेन ज़ी के ऊपर। अब आइए बात करते हैं। अच्छा, हम जैसे जेन ज़ी के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइएगा, क्या हमने उनको ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड कर दिया है, रखा है इस तरह से, किस वजह से वो बच्चे जो है ऐसे हैं, उनकी रेजिलियंस जो है, उनकी जो ट्रेनिंग है उसकी, वो हमने नहीं करवाई? क्या रीज़न लगता है आपको उसका? जी, ओवर प्रोटेक्शन भी हमने किया है, ओवर इग्नोर भी हमने किया है, ओवर हमने अपना जो हमारा अपना जो सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम है, हम अपनी ज़ात के जो कुएं के मेंढक हैं, ये सब कुछ ही तो हमने किया है। तो ओवर प्रोटेक्शन भी ये है कि ज़ाहिर है आज के बच्चे को, अगर माँ बाप खुशहाल हैं, देखिए ये जो ओवर प्रोटेक्शन है ना, ये तो हालात से आती है। मैं एक दिन अपने घर से निकला और मैंने देखा कि मेरे तीनों बच्चे साथ हैं और सर्दी है बाहर, अंदर गाड़ी में हीटर लगा हुआ है, तो ना साइकिल पे 3 बच्चे जा रहे थे और ना उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, और मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हैं और फिर भी पूरे प्रोटेक्टेड होकर बैठे हुए हैं और जनाब हीटर के बावजूद प्रोटेक्टेड हैं। तो वो 3 बच्चे जा रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े बैग साइकिल पे रखे हैं, और एक बड़ा भाई चला रहा है, एक आगे भाई बैठा है, एक पीछे बहन बैठी है, और 3 बच्चे जा रहे हैं। मैंने कहा बेटे लुक एट देम, व्हाट डू यू फील?
तो मेरे बच्चों ने कहा, सेल्फ पिटी के अंदाज में कहा, वाह ये बड़ा जुल्म है, इतनी सर्दी है और इस तरह से ये बच्चे जा रहे हैं। तो फिज़ा मैंने कहा कि बेटे जुल्म तो वो है जो गाड़ी में हो रहा है। मैंने अपने बच्चों को कहा, बेटे जुल्म वो नहीं है जो उधर हो रहा है, वो ईगल बन रहे हैं, वो इतनी सर्दी में साइकिल चला रहे हैं, 3 बच्चे जा रहे हैं साइकिल पे बैठे हुए हैं, ना उनको मौसम की कोई परवाह है, वो लीडर बन रहे हैं। अगर इनको कोई मिल गया ना, इस तरह का कोच मिल गया, या कल को इन्होंने कोई फ़िज़ा के प्रोग्राम से कोई एक्सपर्ट्स और फ़िज़ा से कोई चीज़ें सीख ली, अल्लाह के बंदों से इनका कोई इंटरेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं आगे ना, तो जो रेजिलियंस इनमें आ रही है, जो ताकत इनमें आ रही है, जो पावर इनमें आ रही है, ये साइकिल चलाने से, ये ठिठुरते मौसम में जाने से। मैंने कहा, बेटे आप गमले के गुलाब हो, आप उनकी तरह के काम करो, एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, पार्क जाओ। अगर आपने ये ना किया तो आप गमले के गुलाब बनेंगे, वो सहरा की खजूरें बनेंगे। सहरा की खजूर की रेजिलियंस उनमें आएगी। और मैंने कहा, बेटे तरस आप उन पे खा रहे हैं, काबिले तरस तो वो लोग हैं जो गाड़ी के अंदर बैठते ही अगर गर्मी है तो उन्होंने सब कुछ, कपड़े भी वैसे पहन लिए, एसी की रिक्वायरमेंट है वो चला। तो ये तो हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, वालिदैन को अगर बच्चों को लीडर बनाना है, ब्रेव बनाना है, अगर रेजिलियंट बनाना है, तो ये तो पूरा सिस्टम से फ़िज़ा फॉलो करना होगा। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे ना अभी कि अगर मैं आपको कुछ ना कुछ बोलती रहूँ, आप मैं ऐप निकालती रहूँ, ये नहीं ठीक किया, ये नहीं ठीक, तुम ये सही नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तो आप मुझसे इरिटेट हो जाएंगे, आप मेरे साथ नहीं बात करेंगे और क्यों बैठना पसंद करेंगे। आपने बात बहुत सही की थी। तो इसकी एग्जांपल ज़रा यहाँ पे रख के ज़रा समझाइएगा। पेरेंटिंग, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। तो माँ बाप तो कर ही रहे होते हैं बच्चों के साथ, ऐप भी तो निकाल रहे होते हैं हर वक्त। उनको बच्चों से शिकवाई होती है, तुमने ये नहीं किया, तुम यहाँ ठीक नहीं हो, तुमने वो क्या किया था, लेट क्यों आए हो, कर क्या रहे थे, फोन पे किससे बात कर रहे हो, बिल्कुल दिखाओ क्या खाया है, खाया क्यों नहीं है, मतलब हर चीज़ पे। फ़िज़ा गौर कीजिए ना कि बच्चे सारा दिन में, फ़र्ज़ किया वो 300 एक्टिविटीज़ करता है एक बच्चा, 300 एक्टिविटीज़ में से अगर पेरेंट्स रोज़ाना, या पेरेंट्स और टीचर्स या हम सारे एडल्ट्स अगर उस बच्चे को रोज़ाना बताते हैं ये 20 थिंग्स विच यू हैव डन रॉन्ग, तो इसका मतलब है 20 रॉन्ग का मतलब है 3 आउट ऑफ 300 एक्टिविटीज़ 280 ऐसी हैं जो एप्रिसिएशन के काबिल हैं या तारीफ़ के काबिल हैं, या उसके अंदर बच्चे ने कम से कम न्यूट्रल काम किया है। और हम वो 20 नोट कर लेते हैं। हम इतने अंधे बहरे गूंगे क्यों बन जाते हैं बच्चे की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कि 280 पे हमने ना उसे शाबाश दी है, ना उसे गले लगाया है, ना उसे हमने हक किया है, ना उसे कहा आई फील प्राउड ऑफ यू कि तुमने इतने ये ठीक काम किए हैं, ये तुमने अच्छा बिहेव किया, वो हम नोट नहीं कर रहे। नहीं। वो 20% पे हम पकड़ लेते हैं। तो अब बच्चा कैसे बैठे, कैसे टाइम दे, क्यों ना अकेला हो, क्यों ना गैजेट्स में जाए। टॉयज ला के दो, गैजेट ला के दो, टूल्स ला के दो, क्रिएटिविटी के, पेंटिंग ब्रश ला दो, कुछ ला दो। तो वो अगर दिला दिए माँ बाप ने बच्चों को, तो उनके साथ कोई बैठ के वो कोई करने वाला नहीं है कलरिंग, उनके साथ कोई क्रिएटिविटी, कोई डिज़ाइन करने वाला नहीं है। बल्कि अगर कोई सामान फैला दिया है, कोई टॉयज़ फैला दिए हैं, कोई कलर्स के बॉक्स फैला दिए हैं, पेन्स फैला दिए हैं, किताबें इधर उधर कर दी हैं, तो उल्टा शोर शराबा, चीखना, प्रेशर बच्चे के पास। भाई बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की चीज़ों के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं ना, उसकी इंटरटेनमेंट के लिए। तो फिर उसको कमरे में अगर वो फैला रहा है, चूँकि की एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए बच्चों की जहाँ पे वो सब कुछ अपनी क्रिएटिविटी वाला काम करें, ना कि उनको बोला उठाओ यहाँ से, ये क्यों खोला, ये क्या लेगो खोल के बैठ गए हो, ये क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, ये अभी मैंने सफाई करवाई थी, मेरे बेड पे क्यों बैठे हो, हटो वहाँ पे, इसका निशान लग जाएगा, ये मत करो, उसको हाथ मत लगाओ। ट्रू। तो फ़िज़ा गौर फरमाइए ना, अभी आगाज़ में आपने कहा कि बच्चे अकेले हो जाते हैं। अच्छा, आगे चल के वो बेचारे ऑटिज़म का शिकार हो जाते हैं। हम टर्मिनोलॉजी पे बात नहीं करेंगे ताकि घर के लोग, आम लोग हमारी बात को समझ सकें। वो कल को जो बेचारे OCD का शिकार हो रहे हैं, या ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं, या अकेले बैठने का शिकार हो रहे हैं, या तन्हाई पसंदी का हो रहे हैं, या पेरेंट्स को हमने कहा टाइम नहीं दे रहे, ये यहीं से तो आया है जो आप सारी बात बता रही हैं। जब उनको बचपन से ही उनके खेलते हुए ही, उनके टॉयज़ के अंदर रहते हुए ही हमने अपने आप को इम्पोज किया, हमने अपनी उनको डिसिप्लिन में लाना चाहा। भाई इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। भाई हर वक्त की नसीहत के तुमने खिलौने क्यों ऐसे क्यों कर दिए, बिखेर क्यों दिए, चादर पे निशान क्यों लगा दिया। वो भाई बच्चे के दिल पे निशान नहीं लग रहे, बच्चे के दिमाग पे निशान नहीं लग रहे। मेरे पास ने वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल है, वहाँ डिक्टेट हो रहा है, वो घर आ रहा है, वो घर नहीं लगता उसको, वो भी स्कूल, क्या घर भी स्कूल है। वो तरबियत जो घर से मिल रही है वो स्कूल वाली तो नहीं है, वो तरबियत है ना जो साथ बैठ के मिल रही है, साथ खेल के मिल रही है, साथ सो के मिल रही है, साथ पी के मिल रही है, साथ चल फिर के
आके जाके रस्तों में और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अपनी कहानी के तौर पे बच्चों को सुना के मिल रही। मगर ये तो वो चीज़ बच्चा तो यहाँ पे उसको देख रहा है कि जो स्कूल है वो भी वही है, जो घर आ रहा है वहाँ पे भी वही है, दोनों जगह डिक्टेट है और दूसरा जलील है। कंपेयर करना हर वक्त जेनजी को आप देखते हैं, जेनजी अपनी इन चीज़ों से बहुत परेशान है जब उनको कंपेयर किया जाता है अपनी जनरेशन को लेके। हम तो ऐसे नहीं थे, ये किस पे गया है, क्या कहेंगे? फिज़ा देखिए, ये तो हम पेरेंट्स को यही तो सीखने की ज़रूरत है और टीचर्स को भी कि मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारा एक बच्चा कभी टॉप करता तो चूँकि मैं पेरेंटिंग पे और इस पे अपने शौक़ से, वैसे तो कॉर्पोरेट में मेरा सारा काम है लेकिन पेरेंटिंग में दिलचस्पी रही है क्योंकि अपने बच्चे जो बिल्ड करने होते हैं तो फिर वही जब आपने सीखा तो आप कहते हैं फिर हम कहते हैं हम क्यों ना कंट्रीब्यूट करें। वो करते करते अपनी गलतियों से इतना सीखा कि अब तो मुझे लगता है जैसे मैं कॉर्पोरेट से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी पेरेंटिंग में हो क्योंकि मैंने अपनी गलतियों को देखा। जब भी मैंने जाना कि बच्चा अगर मुझसे दिलचस्पी नहीं ले रहा तो मैंने जाना कि क्योंकि मैं नसीहत की कहानी हूँ। और जैसे आपने कहा कंपैरिजन, हमने फिर सीखते सीखते इम्प्रूव करते गए साथ साथ। तो अगर एक बच्चा टॉप करता तो गाड़ी में जब स्कूल से अगर बच्चे आए हैं या घर पहुंच गए हैं तो हम जब कहते हैं ना, वो कहता मैं कप लाया हूँ, मैं ट्रॉफ़ी लाया हूँ, मैं सर्टिफिकेट लाया हूँ, तो हम दूसरे बच्चे की कोई 1 साल पुरानी कोई अचीवमेंट याद करा के कहते हाँ इसने भी तो वो किया था, हाँ उसने भी तो वो किया था। ये क्यों कहते? क्योंकि अदरवाइज़ बच्चे ने हमसे इतना सीख लिया कंपेयर करना कि अगर एक बच्चे को आप शाबाश दें, हग करें, कहें आई एम प्राउड ऑफ़ यू और उसने उस दिन कुछ कारनामा किया है, दूसरे 2 बच्चे जेलस फील करते हैं। वो कहते हैं इसको हग कर रहे हैं, इसको, वो ये नहीं सोचते क्योंकि अभी छोटे होते हैं, बच्चे भी छोटे हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसको प्यार हो रहा है, इसको हग किया जा रहा है, इसको आई एम प्राउड ऑफ़ यू कहा जा रहा है क्योंकि ये आज टॉप करके आया है। वो ये सोचते हैं आज मैं इग्नोर हो गया हूँ। वो तो क्या देखिए कितनी सादा सी बात है कि साथ आपने कह दिया, एक को खूब अप्रिशिएट किया जो ट्रॉफ़ी लाया है, सर्टिफिकेट लाया है, दूसरे 2 को इतना तो कह दें पेरेंट्स, अगर हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, इतना तो कह दें बेटे आपने फ़लाँ वाला स्कॉलरशिप लिया था, कमाल कर दिया था, एक जुमला बोल दें। दूसरे बच्चे बेटे फ़लाँ आपने, वो एक बच्चा खेल में अच्छा होगा, एक बच्चा पढ़ाई। भाई मछली को हम ये तो नहीं करेंगे कि ये कंपेयर करते हैं शेर का मुकाबला कर सकती है कि नहीं। वो शेर खुश्की का जानवर है, वो जंगल का बादशाह है, पानी की बादशाह मछली है। तो हर बच्चा अपने अपने फील्ड का बादशाह है। तो कंपैरिजन हम यूं करते रहते हैं, मतलब एक बच्चा नंबर ले आया, दूसरा बच्चा हो सकता है उसने पाकिस्तान नेशनल टीम में जाना हो, क्रिकेटर बनना हो, आप कहते हैं तू नंबर नहीं ले, तेरे नंबर नहीं आए, देख तेरा भरा ले आया, तेरी बहन, व्हाट आर वी डूइंग? क्योंकि कंपैरिजन भी हम ही तो इनकलकेट कर रहे हैं। तो जहां बच्चों पे मैं किसी दिन बात करूंगा, आज तो मेरा यही फोकस था कि मैं पेरेंट्स को बताऊं कि खुदा के लिए ये जो कुछ भी आपको शिकायतें हैं, ये पहले शिकायतें अपने आप से हम कर लें। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एलैबोरेट किया है। और वही बात है कि जेनजी को संभालना है तो उनकी जनरेशन में आके संभालें उनको, ना कि अपनी जनरेशन के ताने दे दे के उनको खोखला कर दें, कमज़ोर कर दें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। Okay, welcome back. You're watching Morning with Fiza. नाज़रीन, एक नया कानून जो है वो लागू होने जा रहा है, अभी सिर्फ इसके बारे में बात की गई है और वो ये कि आपकी जो सोशल मीडिया की जो आमदनी होगी ना, उस पर भी अब टैक्स लगा करेगा। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि कौन बंदा कितना कमा रहा है, किसके सोशल मीडिया अकाउंट से कितने पैसे आ रहे हैं। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिसके 1 साल में 50,000 व्यूज़ आएंगे ना, तो उस पर ये टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या उसका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज है तो उसको जो है ये पैसे लगेंगे, या फिर विदाउट मोनेटाइजेशन उसके ऊपर भी उसको ये पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। हर 1000 व्यूज़ के ऊपर जो है 195 रुपये इनकम टैक्स लगाने का ये जो तजवीज़ दी है, ये क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट होंगी। मैं तो एक चीज़ सोच रही थी, अभी तो गरीब जो आवाम है वो पैसा कमाना शुरू हुई थी, बाहरों पैसा आ रहा था उनको सोशल मीडिया के थ्रू, थोड़ा बहुत मुल्क में पैसा आ रहा था, और अब ये टैक्स, अब ये किस तरह से मैनेज होगा, कोई कैसे क्या करेगा यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास मेहमान है रज़ा हैदर, उनसे पूछते हैं। जी रज़ा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ऐसा तो पता नहीं, ये लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। ख़ास तौर पे हम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमने खुद ही मशहूर किया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाना। तो
आता क्या यहाँ पे, जहाँ तक यूट्यूब है वहाँ तक तो कुछ समझ आती है कि ठीक है 1000 पे $1 मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फेसबुक और टिकटॉक की बात करूँ तो मुझे खुद शर्म आ रही है आपको बताते हुए कि वहाँ से क्या आता है। अभी मैं अपनी एक वीडियो देख रहा था, 15 मिलियन पे गई थी रात टाइम में, और उस पर सिर्फ $80 आए थे। 15 मिलियन टिकटॉक पे, फेसबुक पे। फेसबुक, टिकटॉक का भी यही हाल है, कभी कभी यही करता है। नहीं, टिकटॉक वैसे आम तौर पे मिलियन पे $10 देता है हमें, और वैसे भी फेसबुक और टिकटॉक की मोनेटाइजेशन तो पाकिस्तान में है नहीं। हम लोग क्या करते थे, हम लोकेशन चेंज कर देते थे, अपनी लोकेशन चेंज करके वीडियोस अपलोड करके तो और रास्ते से पैसे कमा रहे थे। पाकिस्तान में सीधा सीधा कुछ नहीं मिलता ये फेसबुक और टिकटॉक। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है इधर, लेकिन यूट्यूब की भी अब $1 मिलेगा हमें 1000 व्यू पे, तो 195 उसमें टैक्स हो जाएगा, तो हमें क्या बचा, सिर्फ 80 रुपये। तो उस 80 रुपये में हमने वो कंटेंट क्रिएट भी करना है सारा, उस पर अच्छे खासे पैसे लगते हैं। ये लोगों को शायद लगता है कि घर से निकलो, कैमरा उठा लिया, व्लॉग डाल दिया, ठीक है, अच्छी खासी प्लानिंग होती है पूरा। आपको पता है, आप इस फील्ड से हैं, तकरीबन मिलती जुलती फील्ड है इसमें भी, तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अब ये भी तो बात गलत है ना कि 195 आप ले लें, ठीक है, टैक्स हो, समझ आती है कि ठीक है 1000 व्यू पे 20-30 रुपये टैक्स हो तो फिर भी कोई समझ आता है। अब उतनी इनकम नहीं है जितना आप टैक्स लगाने का सोच रहे हैं, तो ये तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा फिर। अब जो बिल्कुल ऐसे रूरल एरियाज़ में आपको पता है, गांव देहात में भी लोग बना रहे थे टिकटॉक, फेसबुक पे इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अब पैसा तो आ रहा था, ठीक है, अब वो जितना आप कह रहे हैं कि जितना उतना नहीं आ रहा, एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है। अब वो अगर इसने इस तरह की चीज़ों पे भी टैक्स देना है तो फिर वो क्या कमाएगा? जाहिर बात है कंटेंट क्रिएशन छोड़ देंगे फिर, क्योंकि इसमें खर्चा होता है, कंटेंट बनाने के लिए खर्चा होता है। और अक्सर तो ऐसे होता है कि कुछ वीडियोस उतना कमा ही नहीं होती जितने उसके ऊपर पैसे लग जाते हैं। तो जो पुराने हैं जिनके तो चैनल सेट हैं वो तो थोड़ी देर सरवाइव कर जाएंगे, थोड़ी देर क्या शायद वो करते रहें। लेकिन अगर कोई नया बंदा, वो तो सोच ही नहीं ना सकता कि इतना खर्चा करे, ऊपर से इतने टैक्स हों उस पर, तो वो तो आ ही नहीं सकता इस फील्ड में। अच्छा, बिलाल गोंदल हैं, वो भी हमारे साथ जूम पे मौजूद है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हैं, आपको पता है, तो उनसे हम ज़रा इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे इस कानून के हवाले से। ठीक है जी, बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये जो टैक्स लगने जा रहा है आप पे भी, सब पे, सारों पे, 1000 व्यूज़ पे 195 रुपये, क्या करेंगे? कल मैंने अपने दोस्त सल्लू को शेयर किया ये पोस्ट, तो वो कहता कि यार इन्हें तो सानू नहीं आते थे ना, रुकी थी आगे। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज़ दीजिएगा। मैंने कल ये पोस्ट ना अपने दोस्त को शेयर की थी, तो वो बोल रहे थे कि इन्हें तो पैसे सानू नहीं आते थे ना, रुकी थी आगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है। कैसे देंगे वाकई? आई और अब अगर किसी का मोनेटाइज ही नहीं है बिलाल भाई, वो कहाँ से देगा? सुना है अगर मोनेटाइज नहीं है तब भी देना है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि हो सकता है जो आपको पैसा जनरेट हो रहा है, जो इतने व्यूज़ आए आपके वीडियो के ऊपर, वो आपको PR हो रही है, कोई आपको प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, किसी चीज़ की ब्रांडिंग हो रही है, किसी चीज़ की प्रमोशन हो रही है, तो आपने इसके पैसे देने, इसके टैक्स आपको लागू होता है, तो तब भी देने। ये इनको कैसे पता चलेगा कि किस बंदे को कितनी प्रमोशंस आई है? क्योंकि दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक मोनेटाइज्ड है और एक मोनेटाइज्ड नहीं है। अब जो मोनेटाइज्ड है उसमें भी ये मेरा ख्याल अक्टूबर या नवंबर, यकम अक्टूबर या नवंबर से उन्होंने ये लागू कर दिया था, अपडेट आई थी कि पाकिस्तान से तो RPM आएगा ही नहीं ना, पैसा तो आता है RPM जनरेट होने से। ठीक है, अब पाकिस्तान से जो RPM आ रहा है वो 0.1, 0.01, तो उस पे 1 मिलियन व्यूज पे तकरीबन बहुत अच्छा RPM भी आया, तो उस पे $10, $12, $7, $8, $6, तो ये आ रहा है। किसी दौर में आज से 1 साल पीछे जाए तो पैसे अच्छे बनते थे, $200-300 बन जाता था 1 मिलियन व्यूज पे, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहे। तो मतलब कि घर से ही कुछ चीजें बेच के फिर देंगे लोग, घर से चीज़ें अब लोग दुआएं करेंगे कि हमारे मिलियन व्यूज ना आए। जिनको बेसिकली पैसा वीडियो से आ ही नहीं रहा, व्यूज से आ ही नहीं रहा, वो इसको कैसे मैनेज करेंगे? मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही। हाँ, अच्छा बिलाल भाई, अब किसी की मोनेटाइजेशन ही नहीं है ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि उसमें भी आ रहा है, अब वो फिर भी व्यूज़ तो ले रहे हैं ना, साल में 50,000 व्यूज़ अगर वो ले जाता है अपनी किसी वीडियो के ऊपर, अब मोनेटाइजेशन हुई नहीं है, तो फिर वो बेचारा कहाँ से देगा और क्यों देगा? तो वो ऐसा करे ना कि 1000 से ऊपर व्यूज वाली जितनी वीडियोस है वो डिलीट कर दे।
यही कर सकते हैं। उसके अलावा बेशुमार छोटे बच्चे हैं अंडर 18, अंडर 20, अंडर 21 जो बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनको पीआर नहीं आती क्योंकि वो छोटे हैं, तो वो कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे? इसका मतलब है कि जैसे ही 1000 पे जाने लगे, मिलियन पे जाने लगे तो वीडियो फौरन डिलीट कर दे, उसको फौरन डिलीट कर। फिर दोबारा अपलोड कर दे। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही हो सकता है जी। अब इसके अलावा तो कोई हल नहीं है जी हमारे पास। मैं तो वैसे ही मैं छोड़ चुका हूँ, मेरा ख्याल है। अच्छा, रज़ा भाई भी हमारे पास मौजूद है जो कि इन्फ्लुएंसर है। और अब रज़ा भाई, आपको क्या लगता है, क्या सोच के बनाया गया ये कानून? क्या सोचा था? हमारी तो समझ से बाहर है कि ये मुझे लगता है जिन लोगों ने सोचा उनके अपने अकाउंट वायरल नहीं थे, उनकी अपनी वीडियोस वायरल नहीं थी, उन्होंने कहा साड़ी वायरल नहीं हो रही है, इनकी भी नहीं होनी। बिल्कुल, वो बिलाल भाई की बात बिल्कुल ठीक है, इतने हमें आते नहीं है, नहीं आते ही नहीं है इतने। तो कितने को आते हैं अगर मोनेटाइजेशन हुए हुए हो किसी के, तो 1000 व्यूज पे कितने रुपए आ जाएंगे? अलग अलग ऐप हैं, जैसे टिकटॉक की बात करें तो वो मिलियन पे $10 दे रहा है। तो उन्होंने तो अभी बताया आरपीएम टिकटॉक के हिसाब से ही बहुत बताया कम है बिलाल भाई ने ना। हाँ जी। तो फेसबुक का ये हमारे यहाँ कम है, अगर हम किसी और कंट्री में पैदा हुए होते तो ये जो $10 है 110 होते। ये आपको दूसरे मुल्क में पैदा होने के बिल्कुल, ये हमारे यहाँ ही कम है, बाकी कंट्री में ज्यादा है, वो देते हैं। पता नहीं हमारे यहाँ क्यों इतना कम है, शायद ऐड का रेट कम है इधर, इस वजह से। अब बिलाल भाई मुझे बताएं, अगर आप भी कोई आवाज उठा रहे हैं अभी, या बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे? क्या प्लान, क्या आगे क्या? जी, मैं तो अकाउंट सेल पे लगा दिया, इंशाल्लाह बिक जाएगा। कोई अच्छा अकाउंट, को अच्छा ग्राहक आपके पास आए तो यही हाल है जी इसका। ये पैसे ना ले, व्यूज ले ले। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन व्यूज पे ये व्यूज हमसे काट के अपने अकाउंट्स पे ले जाए, किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाए जिससे मतलब कि हमारे व्यूज काट ले। मिलियन व्यूज से 5 लाख व्यूज ये अपने अकाउंट्स पे डिवाइड कर लें और 5 लाख हमें रहने दें, क्योंकि पैसे तो इतने आते ही नहीं है जो मतलब कि ये मांग रहे हैं। नहीं तो इसमें ये जो चलने फिरने वाले टिकटॉकर्स है ना, ये कम हो जाएंगे। वैसे अच्छी बात है ये, जो सुबह उठे कॉटन डाली और चल मलंगा चल, तो 1 मिलियन व्यू आ गया, लोग उनको चलता हुआ देख रहे हैं। मतलब पता नहीं हिरन वाली चाल वो चलते हैं, ये क्या करते हैं। नहीं बिलाल भाई, वो तो पहले भी नहीं कमा रहे थे ना, जो सॉन्ग लगा के कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे पहले भी नहीं कमा रहे थे। नहीं, वही बात कर रहा हूँ ना कि जो छोटे इन्फ्लुएंसर है या जो जिनको पीआर को जो अपने शौक के लिए बनाते हैं। हाँ जी, तो ये तो उनका शौक भी है ना कि चलो सुबह हम उठे हैं तो अपने दोस्तों को, जो जानने वाले हैं, जो फैंस हैं, जो प्यार करते हैं, उनको बताया जी आज हम इधर जा रहे हैं, आज हम इधर जा रहे हैं, आज हमने ये चीज़ ली, ये ली। तो वो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उससे कमाते कुछ नहीं है। बात सही है मुझे। हाँ, नहीं आपकी बात सही है। भीड़ जो है ना वो वाकई कम हो जाएगी। जो फजूल में जैसे ऐसी अपनी शौकिया भी कोई बना रहा है तो वो जाहिर सी बात है बनाना छोड़ देगा, वो कहेगा मैं तो फजूल का टैक्स पे कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट की बात मैं करना चाह रही थी कि गवर्नमेंट जी जो अभी इस तरह का रूल बना रही है, ये जो चीज़ें अभी प्लान कर रही है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे सारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और सारे मिलकर अगर आवाज़ उठाएं कि भाई अगर इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि देखिए जो कोई, मैं बात ये करती हूँ, रूरल एरियाज़ में भी ऐसे लोग हैं जो उससे कमाना अभी शुरू हुए थे, उनको पैसे आ रहे थे, अभी तो पैसा बाहरों इधर आ रहा था, तो अब यहाँ का पैसा फिर हमारा हाथ से चला जाए तो फिर क्या फ़ायदा है। अब होगा यही कि अब लोग उठ के या तो दूसरे ममालिक में चले जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा इन्फ्लुएंसर, या कहीं और सेटल हो जाएगा कि वो ये कहेगा कि भाई मैंने यहाँ पे रह के क्या करना है, टैक्स पे करने थे पैसे अपने एक वीडियो के व्यूज़ के, क्या कहेंगे? नहीं, 1000 व्यूज पे जो पैसे हैं ये तो बनते ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मतलब 1000 व्यू तो एक बच्चे के भी आ जाते हैं। तो बच्चा मतलब के 6 साल के, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों के भी 1000 व्यूज तो बिल्कुल आराम से आ जाते हैं। तो वो तो पैदा होते ही जो है मतलब के टैक्स देने लग गया। तो जब 18 साल का होगा, शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएगा तो शनाख्ती कार्ड वाले कहेंगे, नादरा ऑफिस वाले कि भाईजान 1.5 लाख तो पिछला रहता है, पहले तो कहते हैं ना हमसे लें पैसे लेकिन उतने लें जितने हम कमा रहे हैं, हमने पल्ले से थोड़ी देने हैं। नहीं तो हम दें क्यों, पैसे क्यों दें, आप ये भी क्यों कह रहे हैं? मैं तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़। अच्छा, ओवरऑल कोई भी इनकम हो उसके ऊपर अगर चलो कोई परसेंटेज लगा दें ना कि चलो 10%, 12% लगा दें कि चलो जितना कमाया इनकम पे, हाँ इनकम पे लगाया ताकि पता हो ये इतने कमा रहे हैं, इसकी इनकम में से इतना टैक्स है। ये व्यूज पे टैक्स क्या बनता है?
बिलाल भाई मोनेटाइजेशन पे भी आवाज़ उठाए ना, हमारी टिकटॉक की और फेसबुक पे ये मोनेटाइजेशन होनी चाहिए पाकिस्तान अरे में। मोनेटाइजेशन से पहले तो व्यूज पे मैं कहती हूँ आवाज उठाए ना, फजूल के व्यूज पे पैसे जा रहे हैं, फिर मोनेटाइज आपका अकाउंट अभी तक मोनेटाइज नहीं है क्या? नहीं मेरा तो है, तो मेरा फिर क्यों आवाज उठा रहे हैं? नहीं वो बिलाल भाई, हमने दूसरे तरीके से किया हुआ ना, लोकेशन चेंज करके, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है जो सीधा सीधा काम कर रहे हैं लोग। अब काफ़ी लोग हैं उनके अकाउंट काफ़ी ग्रो हो चुके हैं, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं है, उनके हो ही नहीं सकते। अच्छा, जिन्होंने तजवीज़ दी है ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर साल में 50,000 व्यूज़ आपके आ जाते हैं, चाहे आपका मोनेटाइज है या नहीं है, तो हम आपके उस अकाउंट को बिजनेस जनरेट करने वाला अकाउंट जो है ना वो समझ लेंगे कि शायद आप PR से या कहीं और से या किसी प्रमोशन से, किसी ब्रांडिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो इसके ये ऊपर क्या डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को इस माह में जो प्रमोशंस आई हैं, PRs आई हैं या नहीं आई हैं, वो बीमार पड़ा हुआ था, उसकी टांग टूट गई थी, वो बेड पे था, पुरानी वीडियोस लगा रहा था, तो ये पता कैसे चलेगा इनको कि इस बंदे को इतने पैसे आए हैं? मगर मेरी बात सुने, अगर किसी की बेड पे लेटी हुई टांग टूटी हुई वीडियो ही वायरल हो जाए, वो दिखा रहा है कि भाई मैं अपने बिस्तर पे हूँ, मेरी तो टांग भी टूट गई, मेरा लक वक ऐसे कहानी ख़राब हो गई, मैं तो किया पंचा हो गया हूँ, निंगा पुंजा हो गया, उसमें भी अगर व्यूज़ आ जाते हैं, हाँ हुकूमत को पैसे देने चाहिए, उल्टा ना के हुकूमत कह रही नहीं तेरी टांग टूट गई पैसे दे, तेरी वीडियो भी व्यूज़ ले गई है। आप बताएं, अक्सर जनाजों की वीडियोस में मिलियन व्यूज होते हैं, जनाजे वाला फिर वो देखो कौन लेगा, तो कब्र पे जा रहा है। वो जो बंदा बोलता नहीं है किसी ने कुछ लेना देना हो तो हमसे ले लें, वो देगा। हाँ, इनकम पे लगाएं अगर वो लगाना चाहते हैं, लेकिन व्यूज वाली बात तो बिल्कुल जो है ये लोग छोड़ जाएंगे, कंटेंट बनाना छोड़ जाएंगे। अब हम कंटेंट बनाते हैं कि अच्छा ये कंटेंट बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे। हाँ, अब तो हम बनाएंगे कि जो है अपना नहीं यार ये नहीं बनाना है, ज्यादा व्यूज आ गए तो पैसे लेंगे, नहीं बनाना। मतलब जो हम सोचते हैं कि ये वायरल कंटेंट है, ये जरा अच्छा है, तो वो तो हम बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि उस पे व्यूज ज्यादा आएंगे। अच्छा, तो ये कोई ऐसा मुझे सिनेरियो लग रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी बंदा वायरल ना हो, वायरल हो जाएगा ना अगर व्यूज़ आएंगे, तो वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये वायरल होने पे बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये पैसे जो है ना ये डाले जा रहे हैं कि कोई बंदा वायरल होगा ही नहीं, व्यूज़ आएंगे ही नहीं, तो फिर खुद ही जितना वायरल होने लगेगा उससे पहले डिलीट करेगा, कहेगा यार फिर दोबारा लगाओ, तो शायद और ये ये पैसे इकट्ठे कैसे करेंगे अब ये भी नहीं पता। हाँ, इकट्ठे वो कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, गवर्नमेंट को आते हैं इकट्ठे मतलब कर लेंगे। अच्छा। एक आईडी का नाम है जी, फॉर एग्जांपल कुछ भी उसका नाम है, लैपटॉप उसका नाम है, तो वो उसको कैसे उनको कैसे पता चलेगा कि ये लैपटॉप कौन है? उसके IP एड्रेस पे जाएंगे उसको, ये तो ठीक ठाक मतलब कि करोड़ों रुपए का पहले इनका खर्चा आएगा। और ये सारा डाटा वगैरह इनको मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? बिल्कुल। आपको क्या लगता है बिलाल भाई कि ये इम्प्लीमेंट हो भी सकेगा या नहीं, बस ऐसी शोर डाला है अभी मार्केट में? नहीं, इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकेगा, लेकिन अगर करना चाहे तो वो जैसे वो कहते हैं कि हम क्या कर लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे। अच्छा रज़ा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इनमें? नहीं होना चाहिए ना। देखें पहले नए बच्चे जो बड़ी उम्मीद से आते हैं इस फील्ड में, और आपको पता है सारे कामयाब हो भी नहीं पाते, कोई मेरा ख्याल 5% ही कामयाब हो पाते होंगे जो नए आते हैं इस फील्ड में। सारे बेचारे वो, मैं अक्सर पंजाबी में कहता होता हूँ सोशल मीडिया ते आना वा तेनू मुकम्मल करो वरना खाच हो जाओगे। वो मजाक भी बनता है उनका, सारे वो दोस्त रिश्तेदार हंसी मजाक जैसे हमारा बनता होता था। चलो कुछ व्यूज़ आने शुरू हो गए, हम कोई कमाना शुरू हो गए, तो वो सारा कुछ ठीक हो गया। तो मैं तो गरीब के बच्चे का सोच रही हूँ, हाँ जो जी, कुछ काम करके कुछ अपने देखे ना, कोई कुकिंग की वीडियोस चढ़ा रहा है, कोई अपने गांव को दिखा रहा है, कोई अपने ट्रेडिशन दिखा के, कोई अपनी अम्मी के साथ वीडियो बना रहा है, उनके व्यूज़ आ रहे थे, बड़ी कोई अच्छी बात भी कर रहे थे, अच्छे कंटेंट भी कर रहे थे, अब वहाँ पे उनको पैसा मिल रहा था, जनरेट हो रहा था, वो तो उनकी लगी बुझी सारी सब खत्म हो जाएगी सारा। बेशुमार टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस लगाते हैं, मैथ की लगाते हैं, स्टैटिक्स की लगाते हैं, किसी और सब्जेक्ट की लगाते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं कि हमें पेड वीडियोस ना हमने मतलब किसी से पैसा लेना है ना ये जनरेट कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स, बस लोगों की बच्चों की सहूलत के लिए वो लगाते हैं। वो बिलाल भाई बंद हो जाएगी। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि वो पैसे नहीं लेते हैं, मोनेटाइज नहीं कराते, आपको पता है, वो कहते हैं हम इसके पैसे नहीं ले सकते, और वो फजूल में जो है ना, मतलब इसको बिल्कुल गलत समझते हैं मोनेटाइज कराना, तो वो भी तो उनको भी पैसे देने पड़ जाएंगे फिर।
एक बिल्कुल, दीनी ऐसे ही तालीम बस। के लिए भी, सिखाने के लिए भी पैसे। बिल्कुल। अच्छा, और एक बंदा फॉर एग्जांपल दुबई में बैठा है, ठीक है, या फिर वो यूके में बैठा है और वो कंटेंट जो है पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बना रहा है और उधर से व्यूज़ ले रहा है, तो क्या उसमें भी अभी समझ नहीं आ रही कि उससे किस तरह से पैसे लेंगे? वो तो दुबई में बैठा है ना, वो तो यूके में बैठा है, बिल्कुल। फिर उससे किस तरीके से ये पैसा लेंगे? वो मेरा ख्याल एयरपोर्ट पे जब उतरेगा तो उसको बोलेंगे कि भाईजान पहले 3.25 लाख दियो तो फिर ही आगे जाओगे। मतलब पहले उसको बोला जाएगा अपने मामला क्लियर करो, फिर आगे जाओ। ना बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, खुश रहे, बड़ी अच्छी बातें की, थैंक यू। और रज़ा भाई आपका भी बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much. और नाज़रीन आप कुछ सोचें क्या करना है, क्योंकि ये देखें ना, ये जो इनकी जो चीज़ें हैं, ये तो अगर बड़ी मुश्किल इसको हैंडल करना है। इनकम अगर किसी की आ रही है उस पर आप टैक्स लगा दें, क्योंकि ये इनकम है ना, इनकम के हिसाब से आप टैक्स लगा सकते हैं, मगर व्यूज़ टैक्स इट्स नॉट ईजी टू कैलकुलेट। तो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिए, व्यूज़ पे कैलकुलेट नहीं कीजिए और पैसे ना बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।